Assalamu alaikum students. I hope you all are fine and healthy. तो इंशाल्लाह आज हम एक सेकंड सेशन शुरू करेंगे। फर्स्ट सेशन हमने जैसे पोल्यूटेंट्स और पोल्यूशन के बारे में किया था, इसी तरह आज हम एक एनवायरमेंटल साइंस का सेकंड रिकॉर्डेड सेशन शुरू करने लगे हैं। तो इसमें हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं क्या, क्यों वो अराइज होते हैं, क्यों वो हमें फेस करने पड़ते हैं। और सेकंड थिंग जो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे वो ये है कि सस्टेनेबिलिटी प्रिंसिपल्स, कुछ बेसिक सस्टेनेबिलिटी प्रिंसिपल्स हैं। फोर बेसिक सस्टेनेबिलिटी प्रिंसिपल्स हैं जो नेचर से हम लोग जो है लर्न करते हैं। तो अगर हम उन्हें अडॉप्ट कर लें तो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम जो है काफ़ी हद तक जो है वो उनसे भी हम टैकल कर लेंगे। और ये है कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स इन द फर्स्ट प्लेस जनरेट ही नहीं होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ओके, तो व्हाई डू वी हैव एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स? तो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स अगर राइट नाउ हम इन द प्रेजेंट टाइम देखें तो बहुत सारे हैं, जिसमें फॉरेस्ट का श्रिंक होना, डेजर्ट्स का एक्सपैंड होना, डिजर्टिफिकेशन है, एग्रीकल्चरल लैंड की डिटोरिएशन है, फिर फिश फिश स्पीशीज का जो है कम हो जाना है, फिशिंग एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, रिवर्स का ड्राई हो जाना। इस तरह के बहुत सारे ग्लोबल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं जो आजकल हम फेस कर रहे हैं। तो उनकी जो मेजर कॉजेज़ हैं सब ग्लोबल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स की, वो यहाँ पर एक लिस्ट लगी आपके सामने शो हो रही है। तो इसमें हम देखते हैं कि कुछ तो हम पहले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके थे, जैसे कि पॉपुलेशन ग्रोथ, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई जिसकी वजह से रिसोर्स का बहुत ज़्यादा अनसस्टेनेबल रिसोर्स यूज़ हुआ। अब हमें जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है, पॉपुलेशन थी, तो उनकी जो वुड की नीड है या जो क्या कहते हैं वाटर की नीड है वो बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से हमने इन रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा अनसस्टेनेबल रिसोर्स यूज शुरू कर दिया। अब टिम्बर जो है एक पूरी इंडस्ट्री है। अब टिम्बर जो है वो ये नहीं देखते कि ये दोबारा नेचुरली ग्रो भी कर जाएगा इतने टाइम में, क्योंकि ह्यूमन डिमांड है इसकी। तो उसको फुलफिल करने के लिए टिम्बर इंडस्ट्री चल रही है, तो रिसोर्स आपका आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जा रहा है। तो ये तीन जो ये जो लास्ट थ्री हैं ये पहले डिस्कस नहीं हो चुके हैं, तो इनको आज हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। पॉवर्टी, एक्सक्लूडिंग एनवायरमेंटल कॉस्ट फ्रॉम द मार्केट प्राइस, और ये है ट्राइंग टू मैनेज नेचर विदाउट नोइंग एनफ अबाउट इट। तो पॉवर्टी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है एनवायरमेंटल इश्यूज में, तो प्रॉब्लम्स में। पॉवर्टी है कि एक्चुअली पॉवर्टी अगर्स व्हेन पीपल आर अनएबल टू मीट देयर बेसिक नीड्स फॉर एडिक्वेट फूड, वाटर, शेल्टर, हेल्थ एंड एजुकेशन। तो पॉवर्टी की वैसे तो बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, लेकिन क्या है कि जब लोग अपनी ज़रूरियात जो है, बेसिक नीड्स जो है वो फुलफिल ना कर सके, ठीक है। पॉवर्टी हैज़ अ नंबर ऑफ हार्मफुल एनवायरमेंटल एंड हेल्थ इफेक्ट्स। क्या होगा जी कि अगर तो एक फैमिली है उसकी अगर डेली जो अर्निंग है वो लेस देन $2 है, तो ना तो वो फूड प्रॉपरली जो है मैनेज कर सकेंगे, मेल न्यूट्रिशन होगी जितने भी मेंबर्स हैं। वाटर सेफ जो, या आप उसे कह सकते हैं कि ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड्स के मुताबिक उनको हो सकता है कि वाटर अवेलेबल ना हो, और वो जो है वो कॉस्टली है तो वो उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर कुकिंग के लिए उनके पास जो है गैस का या किसी और एनर्जी रिसोर्स का होना, या फिर हीटिंग फ्यूल जो है जो उन्हें सर्वाइव करना है टेम्परेचर में, कोल्ड वेदर में अगर सर्वाइव करना है तो ऑब्वियसली दे नीड सम हीटिंग फ्यूल, वो अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह जो है क्या कहते हैं, अब वो हीटिंग फ्यूल अवेलेबल नहीं है तो वो कोशिश करेंगे वो जो है वो वाइड बेल्ट्स की तरफ जो है मूव करें, वहाँ से जो है वो ट्रीज़ को यूज़ करेंगे इच्छा से। अब वो जब ट्रीज़ को यूज़ कर रहे हैं या वुड को यूज़ कर रहे हैं तो ज़ाहिर बात है कि वो जो वाइल्ड लाइफ रिजर्व है वो डिजर्टिफिकेशन की तरफ जा रहा है, फॉरेस्ट जो है आपके श्रिंक होंगे। ठीक है, तो ये एक पॉवर्टी की वजह से ये है कि डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा होती है, ग्रेजिंग लैंड्स जो है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कब्जा होता है। फिर उसके बाद
हेल्थ इश्यूज बहुत सारे हैं न्यूमरस जो उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो हमने देखा कि पॉवर्टी भी एक अपना रोल प्ले करती है। तो इसको अगर पॉवर्टी को हम ये बार चार्ट दिया हुआ है, इसमें अगर हम उसको सिंबलाइज कर लें तो ज़्यादा इजी हो जाता है फिगर्स को। शायद मैंने क्लास में इसको एक दफ़ा पहले भी एक्सप्लेन किया है कि ये देखें, इस तरफ आपके पास ये लेफ्ट साइड पे वेरिएबल दिए हुए हैं कि एक्सेस जिनका नहीं है। तो आप अंदाज़ा करें कि 7 बिलियन की पॉपुलेशन है दुनिया की, उसमें से 2.6 बिलियन या 38% लोगों के पास सीवेज फैसिलिटी नहीं है, कि मतलब उनके घर से जो उनका सीवेज या वेस्ट जनरेट हो रहा है सीवर, वो प्रॉपरली वहाँ से डिस्पोज ऑफ हो जाए। तो लोगों के पास प्रॉपर इस तरह का कोई 38% मतलब 2.6 बिलियन पीपल के पास जो है ये नहीं है। फिर 2 बिलियन के करीब जो लोग हैं उनके पास जो है हीटिंग और कुकिंग के लिए एनफ फ्यूल नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है 2 बिलियन पीपल, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर नहीं है ऑलमोस्ट 1 बिलियन। फिर एडिक्वेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं है, एडिक्वेट हाउसिंग नहीं है, एनफ फूड फॉर गुड हेल्थ नहीं है। तो अब जब इतने सारे लोगों के पास ये बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें नहीं है, तो वो फिर क्या होगा कि वो लोग जो है दूसरी तरफ रुख करेंगे, या तो वो डिफॉरेस्टेशन करेंगे, या वो जो रिसोर्सेज उनको नेचर में मिलेंगे उनको अनसस्टेनेबल रिसोर्स यूज शुरू हो गए। तो पॉवर्टी इसमें एक रोल प्ले करती है। नेक्स्ट क्या होता है कि जो सेकंड इम्पॉर्टेंट जो डिस्कस नहीं हुआ था, अब हम नेचर की दी हुई चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, कंपनीज यूज़ कर रही हैं। तो वो उसके अंदर जो है क्या कहते हैं, इन्वायरमेंटल कॉस्ट नहीं डालती अपने प्रोडक्ट में। लेट्स से फिशिंग हो रही है, फिशिंग कर रही हैं कंपनीज बहुत ज़्यादा। अब वो जो फिशिंग की जो एक्टिविटी है उसके दौरान जो उन्हें फिश कैच करने के लिए जो मतलब जो है एक्सपेंडिचर है, या बोट है या शिप है या उसका फ्यूल है या जो लेबर है, वो तो वो आपसे डिमांड करते हैं। लेकिन फिश डिप्लीट भी तो हो रही है, फिश एक नेचुरल रिसोर्स है, फिश का अमाउंट कम हो रही है। तो इसके बारे में वो कोई आपसे ना डिमांड करते हैं, ना वो कोई इसके बारे में कोई उनके पास कोई रोड मैप है कि फर्दर क्या होगा। बस रिसोर्स ले लिया और उसको फर्दर जो है उन्होंने सेल आउट कर दिया बिजनेस कर। सेम इज द केस विद द टिम्बर कंपनीज। टिम्बर कंपनीज क्या है, वो फॉरेस्ट कट करते हैं और उसको जो है वो मार्केट में उस वुड को सेल कर देते हैं, जिससे फर्दर गुड्स बन जाते हैं, फर्नीचर आइटम्स हैं, बहुत सारे जो ह्यूमन यूज कर रहे हैं। लेकिन उन्हें इससे कोई गर्ज नहीं कि जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हुई है उसकी कॉस्ट को वो कौन बेयर करेगा। तो वो कॉस्ट ना तो हम कंज्यूमर पे करता है, कस्टमर पे करता है, ना वो टिम्बर कंपनीज वाले जो हैं वो उनसे डिमांड करते हैं और उसके बारे में कोई एफर्ट करते हैं। तो ये चीज़ होनी चाहिए कि गवर्नमेंट लॉज और रेगुलेशंस बनाए कि आप नेचुरल रिसोर्स को यूज़ कर रहे हैं तो उसकी रिस्टोरेशन के लिए भी कोई अमाउंट रखें, ताकि जो है वो नेचुरल रिसोर्स डिप्लीट ना हो। थर्ड वन ये है कि हम लोग जो है नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं और हमें जो अर्थ है या एनवायरनमेंट है उसके बारे में इतना नॉलेज ही नहीं है कि हम ये जो नेचुरल रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं इसकी वजह से दुनिया में क्या चेंज आने वाली है, प्लेनेट अर्थ में क्या चेंज आने वाली है, इसका कहीं बैलेंस तो नहीं, नेचुरल बैलेंस तो नहीं खराब हो जाएगा। तो नॉलेज कम होने की वजह से भी ये अर्थ के बारे में हमारा जो एक परसेप्शन है कि जी ये अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, ये परसेप्शन जो है ये गलत है। इस वजह से भी जो है बहुत सारे इश्यूज जनरेट होते हैं, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। ठीक है, तो ये तो था एक छोटा सा कि क्या एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स जनरेट क्यों होते हैं। तो इसके बारे में जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स जनरेट हो गए तो फिर हमारा रोड मैप क्या होना चाहिए। ये डायग्राम आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो इस डायग्राम में सबसे पहले तो हम आइडेंटिफाई करते हैं कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है क्या, फिर उसके बारे में गैदर करते हैं साइंटिफिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन में क्या होगा कि उसमें पोल्यूटेंट्स किस तरह के हैं, फिर वो पोल्यूटेंट्स पार्ट सोर्स है, नॉन पार्ट सोर्स है, बायोडिग्रेडेबल है, डिग्रेडेबल है और नॉन बायोडिग्रेडेबल है। फिर इस तरह की और चीज़ें कि उनकी क्वांटिटी कितनी है, फिर जो है वो कितने अरसे तक जो है वो इस इन्वायरमेंट में रहेंगे। फिर हम कोई सॉल्यूशन प्रपोज करते हैं, एक या दो। फिर हम क्या करते हैं, उन सॉल्यूशंस का देखते हैं कि शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस उन सॉल्यूशंस के क्या हैं, उनको कंपैरिजन करते हैं इन बेसिस पे। फिर डिसाइड ऑन एंड इम्प्लीमेंट अ सॉल्यूशन। अब वो जो एक या दो, एक से ज़्यादा आपने सॉल्यूशंस पहले इस स्टेप पे जो है वो आइडेंटिफाई किए थे, उनमें से एक को इम्प्लीमेंट किया जाता है। इम्प्लीमेंट करने के दौरान मोस्टली ऐसा होता है, वी ऑल आर ह्यूमंस,
तो कुछ ना कुछ तो कॉन्सिक्वेंसेस वी हैव टू फेस। तो हम उन कॉन्सिक्वेंसेस को इवैल्यूएट कर लेते हैं और फिर हम अपने जब हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, हम उस इम्प्लीमेंट फेज में ही हम उसको रिवाइज भी करना शुरू हो जाते हैं डिसीजन को, कि नहीं हम इन स्टेप्स को ऐसे ऐसे कर लेंगे तो हमारे जो ड्रास्टिक कॉन्सिक्वेंसेस है वो कम हो जाए। तो ये हमारा एक रोड मैप है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद सोल्यूशन इम्प्लीमेंट करने तक। ठीक है, यहाँ पे केस स्टडी दी हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके सीनियर्स को भी मैंने करवाई थी। यूएस में एक सिटी है, ठीक है, चैटनूगा के नाम से, टेनेसी चैटनूगा, ठीक है। टेनेसी मेरे ख्याल में स्टेट है और चैटनूगा जो है वो सिटी है, ठीक है जी। अब ये सिटी 1960s में इतना ज़्यादा पोल्यूट हो गया कि यूएस में डर्टीएस्ट एयर इसकी कहा जाता था, ठीक है। क्यों, क्या वजह थी? यहाँ पर स्टील मिल्स बहुत ज़्यादा थी, कोक ओवन्स बहुत ज़्यादा थे, तो वो इतनी ज़्यादा हैवी इमिशंस कर रहे थे कि जिसकी वजह से उनकी एयर जो है बहुत ज़्यादा पोल्यूट हो चुकी थी, ठीक है। तो अब एयर पोल्यूट हो गई, वाटर जो है इर्द गिर्द का वो भी पोल्यूट होना शुरू हो गया, वेस्ट वाटर, वेस्ट लैंड अबंडेंट। तो इस वजह से जो है ना, फैक्ट्रीज ने, इंडस्ट्री ने, वहाँ के लोगों ने जो है वहाँ से मूव करना शुरू कर दिया, हाई अनएम्प्लॉयमेंट हो गई और क्राइम रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो इसको देखते हुए 1984 के अंदर सिटी गवर्नमेंट ने मिल बैठकर एक डिसीजन लिया। उन्होंने एक विजन दिया 2000 का, विजन 2000, ये 2000 में चैटनूगा कैसा होगा। और वो विजन देने से पहले उन्होंने अच्छी खासी उसके ऊपर वर्किंग की। कोई 20 वीक सीरीज की कम्युनिटी मीटिंग्स हुई जिसमें सारे के सारे मेंबर्स को, स्टेक होल्डर्स को कम्युनिटी के मिलाया गया, उनसे पूछा लिया गया, उनसे इनपुट ली गई। इनपुट लेने के बाद जो है उन्होंने विजन 2000 दी। अच्छा, अब उसके ऊपर वो काम करना शुरू हो गए, तो और बड़े उन्होंने रिलीजियसली काम किया। तो बाय 1995 जो है चैटनूगा में काफ़ी सारे जो गोल्स उन्होंने रखे थे उस विजन 2000 के, वो अचीव कर लिए। जहाँ पहले इलेक्ट्रिक डीजल बसेस चलती थी और वो बहुत ज़्यादा इमिशंस करती थी, उसकी जगह उन्होंने ज़ीरो इमिशन इलेक्ट्रिक बसेस लाना शुरू कर दी, जो वो लोकल फर्म है वहाँ की कोई वो मैन्युफैक्चर करती थी। तो एक तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर की इमिशंस कम हो गई, ठीक है। सेकंड, उन्होंने ये क्या किया, इनोवेटिव रिसाइकलिंग प्रोग्राम आफ्टर एनवायरमेंटल कंसर्न सेटलमेंट, नॉट कंस्ट्रक्शन ऑफ गार्बेज इंसिनरेटर्स। गार्बेज इंसिनरेटर्स उन्होंने वहाँ से जो है ख़त्म कर दिए। तो इंसिनरेशन में भी बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं। तो एक रिसाइकलिंग शुरू कर, बजाय इसके कि बर्न करें गार्बेज को, आप रिसाइकल करें। तो इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा अच्छे इफेक्ट्स देखने में आए। और सबसे मतलब कह रहे हैं कि नेशन में उस टाइम जो है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर एक्वेरियम जो है वहाँ पर उन्होंने एक बनाया, जो सेंटर पीस रहा और बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव साबित हुआ उनके लिए। चैटनूगा की ये सक्सेस स्टोरी जो है, ये दूसरों के लिए जो है एक लीडिंग प्रिंसिपल या एक कह सकते हैं कि आइडियल हो सकता है कि वो भी अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और अपने इन्वायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को देखते हुए अपनी जो एयर क्वालिटी है या वाटर है उसको बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक छोटी सी केस स्टडी है, इसको ज़रूर गो थ्रू कीजिएगा, आपको इसमें बहुत अच्छी चीज़ें मिलेंगी। तो अब हम आते हैं, व्हाट आर द सस्टेनेबिलिटी प्रिंसिपल्स। 4 साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं सस्टेनेबिलिटी के, जो अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअली ये सस्टेनेबिलिटी प्रिंसिपल्स लिए कहाँ से गए? नेचर से। दीज आर एक्चुअली लेसन्स फ्रॉम द नेचर, कि नेचर में देखते हैं कि एक बैलेंस है। तो वही जब हम नेचर को स्टडी करते हैं कि नेचर में एक बैलेंस है सर्वाइवल का, एडेप्टेशन का, टू मेजर चेंजेस इन एनवायरमेंटल कंडीशंस फॉर बिलियंस ऑफ ईयर्स, ठीक है। जो भी थोड़ी बहुत एनवायरमेंटल चेंजेस होती हैं तो उसमें स्पीशीज सर्वाइव करती हैं, अडेप्ट करती हैं लाइफस्टाइल को। तो इसी तरह ह्यूमन भी जो है वो कोई 4 ऐसे बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिस पे अगर हम लोग रिलीजियसली अमल करना शुरू कर दें तो हम भी, हमारी लाइफ भी सस्टेनेबल हो जाएगी। अगर इंडिविजुअल करेगा तो उसकी लाइफ हो जाएगी, अगर कम्युनिटी करेगी, सोसाइटी करेगी, तो वो भी काफ़ी हद तक सस्टेनेबल हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या चीज़ है? रिलायंस ऑन सोलर एनर्जी। तो रिलायंस ऑन सोलर एनर्जी आपके पास जो है अबंडेंट है और ये एक ऐसा रिसोर्स है कि ये ख़त्म नहीं होगा। जब से मेरे ख्याल में अर्थ बनी है तब से जो है क्या कहते हैं, ये रिसोर्स हमें कंटिन्यूअसली 12 आवर्स जो है 10 आवर्स 12 आवर्स हमें अवेलेबल होता है। प्लांट्स इसी को यूज़ कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, मोस्ट एनिमल्स कर रहे हैं। तो हमने जो एनर्जी लेनी है, व्हाई नॉट फ्रॉम सोलर एनर्जी को, हम जो है सोलर एनर्जी को सबसे ज़्यादा यूज़ करें, फॉसिल फ्यूल से कन्वर्ट हो जाए।
सेकेंड इसमें जो हमारे पास है वो है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये है कि जो भी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म या स्पीशीज इकोसिस्टम के अंदर नेचर में रखे हैं उन सबको वैल्यू दें। तो उनकी सबकी एक इम्पोर्टेंस है एक इस कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम कॉम्प्लेक्स वेब के अंदर। तो उनमें से कोई भी जो है वो कंपोनेंट लॉस ना हो जाए, तो हम बायोडाइवर्सिटी के जो है उसकी प्रॉपर शक्ल में रखने की कोशिश करें। फिर हमारे पास आ जाता है पॉपुलेशन कंट्रोल। अब देखिए पॉपुलेशन अगर किसी एक इंडिविजुअल की भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी इकोसिस्टम के अंदर, तो वो दूसरी स्पीशीज के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा, तो उनका सर्वाइवल जो है वो डिफिकल्ट हो जाएगा। तो कंपटीशन जैसी सिचुएशन आ जाएगी, कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, फिर ठीक है। तो हर स्पीशी की पॉपुलेशन जो है वो एक मैनेजेबल नंबर में हो। तो इससे क्या होगा कि आपका इकोसिस्टम ग्रो करेगा। अदरवाइज क्या है कि वो एक स्पीशी जो है पूरे के पूरे इकोसिस्टम के ऊपर हावी हो जाएगी और दूसरी स्पीशीज को वहां से वाइप आउट करना शुरू कर देगी, थ्रेटन करेगी, एंडेंजर्ड कर देगी और समटाइम्स वो एक्सटेंड भी हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्या है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। तो जैसे एक नेचर में न्यूट्रिएंट साइक्लिंग है कि हाँ प्लांट्स एनिमल्स जो है वो आफ्टर देयर डेथ उनके जो इंग्रेडिएंट्स हैं न्यूट्रिएंट्स हैं वो साइकिल रिसाइकल होकर दोबारा अर्थ के सिस्टम में नेचुरल सिस्टम में आ जाते हैं। तो हम भी ऐसे ही कोशिश करें एज ए ह्यूमंस के जो भी हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं उनको जो है वेस्ट ना करें, मलगम बना के फेंक ना दें, उनको रिसाइकल करें, उन न्यूट्रिएंट्स को दोबारा से एज अ फर्टिलाइजर के लिए यूज कर लें, बायोगैस के लिए यूज कर लें, समथिंग एल्स, तो हम उसे वेस्ट ना बनाएं। ठीक है। तो ये बेसिक 4 प्रिंसिपल्स हैं जिनके ऊपर अगर हम अमल दरामद करें तो हम बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं। ठीक है। तो ये सस्टेनेबिलिटी अचीव कर सकते हैं। तो अभी हमारा जो करंट एम्फोसाइज है वो क्या है एक्चुअली कि जी पोल्यूशन क्लीनर, हम इससे शिफ्ट करके किस पे चले जाएं, पोल्यूशन प्रिवेंशन पे। वेस्ट नॉर्मली पूरी दुनिया में 70 to 80% क्या है वेस्ट डिस्पोजल है, बरी और बर्न। वेस्ट को बर्न कर दें या बरी कर। तो यहाँ से हमें इस से स्विच करके कहाँ पे जाना है, वेस्ट प्रिवेंशन पे। कि वेस्ट इन द फर्स्ट प्लेस जनरेट ही बहुत कम हो या हो ही ना। ठीक है। प्रोटेक्टिंग स्पीशीज से हमने किस पे जाना है, प्रोटेक्टिंग हैबिटेट्स पे। कि मतलब हम वो हैबिटेट उसको रिस्टोर करने की उसको बचाने की कोशिश करें जिससे स्पीशीज ऑटोमेटिकली बच जाएंगी। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन से इन्वायरमेंटल रिस्टोरेशन, जहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हो रही है वहाँ पे दोबारा फॉरेस्टेशन की एक्टिविटीज शुरू करें। जैसे ये बिलियन ट्री सोनामी है, फिर इसके बाद इसी तरह पूरी दुनिया में ऐसे प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। दोबारा रिफॉरेस्टेशन की जाए, इंक्रीजिंग रिसोर्स यूज, लेस रिसोर्स वेस्ट, सिमिलरली और है डिप्लीटिंग एंड डिग्रेडिंग नेचुरल कैपिटल, प्रोटेक्टिंग नेचुरल कैपिटल। मतलब नेचुरल कैपिटल की एक वर्थ रखें ताकि जो है लोगों को जिस चीज़ की जितनी कीमत होती है उसको उसी एहतियात के साथ इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। तो आई होप यू गेट माय पॉइंट। और आप लोग जो है ये आर्टिकल पढ़ेंगे 1.5 और 1.6, तो इंशाल्लाह आपको जो है और इसमें क्लियर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट आर्टिकल जो है इंशाल्लाह मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा इकोलॉजी और इकोसिस्टम के। तो बेस्ट ऑफ लक।